अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो नीचे हमें 18 फ्रैक्शंस दी गई हैं। तो हर एक फ्रैक्शन के बारे में हमने बताना है कि आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। Terminating decimal numbers are the decimal which have finite number of digits in its decimal part. For example, 0.4, 3.14, 0.375. तो terminating decimal numbers ऐसे decimals होते हैं जिनका decimal part जो है ना, यानी ये जो decimal point के बाद जो digits होते हैं वो finite होते हैं, यानी वो end हो जाते हैं। जैसे for example 0.4, अब decimal point के बाद देखें ना क्या है 4, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 4 है ये आखिरी डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट है। इसी तरह यहाँ पर देख लें 3.14, तो इस तरह यहाँ पे भी 4 क्या है, लास्ट डिजिट है, यानी इससे आगे और डिजिट्स नहीं है। इसी तरह अगर आप 0.375 को देखें तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एंड हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब आगे मजीद थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। For example, 0.4 equal 2/5, 3.14 equal 157/50 and 0.375 equal 3/8। ये कह रहा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। तो 0.4 की जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ये है 2/5। इसी तरह 3.14 की जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ये वाली है 157/50। अब हम आगे थोड़ा जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन फाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, ये कह रहा है कि ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 2/9 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो ये आता है 0.2222 सो ऑन। यानी यहाँ पर अगर आप देखें ना ये 2 जो है ये रिपीट होता चला जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। तो इस तरह 4/11 को अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा 0.363636 सो ऑन। तो ये जो 363636 है ये रिपीट होता चला जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसमें भी ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है, 3636। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 22/7 को अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो ये आता है 3.142857, ठीक है। तो ये एक ग्रुप ये हो गया। अब देखिए ये ग्रुप यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है 142857, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। उम्मीद है आपको टर्मिनेटिंग या रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर लेते हैं। Identify which of the following fractions are terminating and which are recurring decimal fractions। तो नीचे हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो हर एक फ्रैक्शन के बारे में हमने बताना है कि आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 4/6। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा, तब ही हमें पता चल सकेगा। तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे, ठीक है। तो इसलिए हम 4 को लिखेंगे अंदर और 6 को आउटसाइड पे लिखेंगे। अब 6 का टेबल 4 पे रीड नहीं हो सकता क्योंकि 4 लेस देन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर लगाना होगा 0 पॉइंट।
अब यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 40। तो 6 टाइम 36। अब 40 से माइनस करें 36 तो 4 बच जाएगा। अब 6 का टेबल फिर 4 पे रीड नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी जरूरत के मुताबिक, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये दोबारा क्या हो गया 40। तो 6 टाइम फिर 36 आ जाएगा। अब 40 से फिर 36 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब फिर आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 6 टाइम 36। तो फिर 40 से 36 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। तो रिमाइंडर में 4 आता जाएगा और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 6 ये इसी तरह सो ऑन होगा, ठीक है, यानी इसका कोई एंड नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स का एंड ना हो रहा हो तो उसे हम रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 2 11/12। तो इस फ्रैक्शन के बारे में भी हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आइए 11 को डिवाइड कर लेते हैं 12 पे, तो हमें पता चल जाएगा। तो 12 का टेबल 11 पे रीड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब अगर आप 12 का टेबल 10 टाइम रीड करते हैं तो ये 120 हो जाएगा, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 12 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 108। अब 110 से माइनस करें 108, तो ये क्या बचेगा 2। अब 12 से फिर ये जो 2 है ये लेस देन हो गया है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं, तो अपनी ज़रूरत के लिए हम यहाँ पे 0 लगा सकेंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 20। तो 12 1 टाइम 12। अब 20 से 12 माइनस करें तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो अब ये क्या हो गया 80। तो 12 6 टाइम 72। अब 80 से माइनस करें 72 तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा लें, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये फिर क्या हो गया 80। तो 12 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आ जाता है। अब फिर 80 से माइनस करें 72 तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा लें, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। फिर 12 का टेबल हम 6 टाइम ही रीड करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो रिमाइंडर में फिर क्या बच जाएगा 8। तो इसी तरह ये 8 बचता जाएगा और यहाँ पे 6 आता जाएगा, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है। ये इसी तरह ही 6 चलता जाएगा। तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 3 1/3। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो 3 का टेबल तो 1 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहला काम हम क्या करेंगे कि लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 0 यहाँ पे लगा सकेंगे। अब 3 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 12 आता है, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा 3 का टेबल हम 3 टाइम ही रीड करेंगे। 3 टाइम 9। 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं, तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो फिर ये क्या हो गया 10। तो फिर 3 का टेबल हम 3 टाइम ही रीड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। फिर ये क्या हो गया 10। तो 3 टाइम 9। तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो रिमाइंडर में 1 आता जाएगा और यहाँ पे 3 आता जाएगा, ठीक है, सो ऑन। अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, उसका एंड ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट पार्ट 4 2/5, तो 2 को अंदर लिख के 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो 5 का टेबल तो 2 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहले लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 0 यहाँ पे लगा सकेंगे, तो अब ये क्या हो गया 20। तो 5 4 टाइम 20, 20 से 20 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ चुका है, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 5 8/11, तो आइए 8 को डिवाइड कर लेते हैं 11 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो 11 का टेबल तो 8 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहले हम क्या करेंगे कि लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 80। अब 11 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो ये 88 हो जाएगा, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा 11 का टेबल हम 7 टाइम ही रीड करेंगे, तो 11 7 टाइम 77 आ जाएगा। 80 से माइनस करें 77 तो 3 बच जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये क्या हो गया 30। तो 11 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे, ठीक है। तो 11 2 टाइम 22, तो 30 से माइनस करें 22 तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 11 का टेबल हम 7 टाइम ही रीड करेंगे, तो ये 77 आएगा। तो 80 से 77 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर 11 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे, तो 11 2 टाइम 22, तो 30 से माइनस करें 22 तो 8 बच जाएगा। आप मजीद इसे सोल्व करते जाएं तो यहाँ पे 72 72 72 72 आता जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट जो है 72 72 ये रिपीट होता चला जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं रिकरिंग। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या सिर्फ आप रिकरिंग ही लिख लें तो काफी है। नेक्स्ट पार्ट 6 5/12, तो 5 को डिवाइड कर लेंगे 12 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो 12 का टेबल 5 पे रीड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पहले लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 50, तो 12 4 टाइम 48 आ जाएगा। 50 से माइनस करें 48 तो ये 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम, तो इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे, तो ये क्या हो गया 20। तो 12 2 टाइम 24 हो जाता है, ठीक है। लिहाजा 12 का टेबल हम 1 टाइम ही रीड करेंगे, तो 12 1 टाइम 12, तो 20 से 12 माइनस करें तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं। तो 0 को नीचे उतार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 80। तो 12 6 टाइम 72, 80 से 72 माइनस करें तो 8 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर ये क्या हो गया 80, तो 12 को अगेन हम 6 टाइम ही रीड करेंगे, तो 72 आ जाएगा। 80 से 72 माइनस करें तो 8 बच जाएगा। तो रिमाइंडर में इसी तरह 8 आता रहेगा और यहाँ पे 6 6 6 इसी तरह जारी रहेगा। तो फिर ये फ्रैक्शन क्या होगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख लें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 7 5/7, तो आइए 5 को डिवाइड कर लेंगे 7 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो 7 का टेबल 5 पे रीड नहीं हो सकता, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे, तो अब ये क्या हो गया 50, तो 7 7 टाइम 49 आ जाएगा।
तो 50 से 49 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम 0 लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, तो 0 को हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 10, तो 7 1 टाइम 7, तो 10 से 7 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो अब ये क्या हो गया 30, तो 7 4 टाइम 28, तो 30 से 28 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा लें जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो अब ये क्या हो गया 20, तो 7 3 टाइम 21 हो जाता है, लिहाजा हम 7 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे, तो 7 2 टाइम 14, तो 20 से 14 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा लें जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो अब ये क्या हो गया 60, तो 7 8 टाइम 56, तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 4। तो इससे हम जितना भी सोल्व करते जाएंगे तो ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ये ना खत्म होने वाले डिजिट्स होंगे, ठीक है, ये डिजिट्स इसी तरह जारी रहेंगे। लिहाजा ये वाला फ्रैक्शन भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 8 6/10, तो 6 को अंदर लिख के 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या टर्मिनेटिंग है। तो 10 का टेबल तो 6 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहले क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 हम लगा सकेंगे, तो अब ये क्या हो गया 60, तो 10 6 टाइम 60 आ जाता है, सही है। तो 60 से 60 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या बचाएगा 0, यानी 6 जो है ना ये 10 पे डेसिमल पॉइंट के बाद कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो डिजिट है ना ये स्टॉप हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई एक डिजिट या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 9 16/20। आइए 16 को डिवाइड कर लेंगे 20 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, सही है। 16 को डिवाइड कर लेंगे 20 पे, तो 20 का टेबल तो 16 पे रीड नहीं हो सकता, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 160। अब 20 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, 28 टाइम 160 आ जाता है, तो 160 से 160 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। तो ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो गया है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो स्टॉप हो चुका है, आगे कोई जारी नहीं है। तो ये फिर कौन सा फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 10 9/10, तो इसे भी डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो 9 को अंदर लिखेंगे और 10 को आउटसाइड की तरफ। अब 10 का टेबल 9 पे तो रीड नहीं हो सकता, तो पहला काम हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 हम लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 90, तो 10 9 टाइम 90 आ जाता है, 90 से 90 माइनस करें तो ये 0 बच जाएगा। तो ये देखिए डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना ये स्टॉप हो चुके हैं, तो लिहाजा इसे क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 11 1/8, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 8 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आइए 1 को डिवाइड कर लेते हैं 8 पे, तो 8 का टेबल तो 1 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहला काम हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 हम लगा सकेंगे, तो ये क्या हो गया 10, तो 8 का टेबल 1 टाइम ही रीड होगा, ठीक है, तो 8 1 टाइम 8, 10 से 8 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप 0 लगा सकते हैं जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये क्या हो गया 20,
तो 8 3 टाइम 24 हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम 8 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे, तो 8 2 टाइम 16, तो 20 से 16 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जिसको नीचे उतार लेंगे, तो ये अब क्या हो गया 40, तो 8 5 टाइम 40, 40 से 40 माइनस करें तो 0 बच गया। तो डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ये स्टॉप हो चुके हैं। तो फिर ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 12, 14 ओवर 20। तो 14 को डिवाइड कर लेंगे 20 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो 20 का टेबल 14 पे रीड नहीं हो सकता, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 140। अब 20 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 7 0 टाइम 0, 7 2 टाइम 14। देखिए 20 का टेबल अगर आप 7 टाइम रीड करते हैं ना, तो ये 140 आ जाता है। 140 से 140 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 13, 2 ओवर 3। तो 2 को डिवाइड कर लेंगे 3 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग। तो 3 का टेबल तो 2 पे रीड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगाएंगे, तो अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 20, तो 3 7 टाइम 21 हो जाता है, ठीक है। लिहाजा हम 3 का टेबल 6 टाइम ही रीड करेंगे, तो 3 6 टाइम 18, तो 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो अब क्या हो गया 20। तो अगेन 3 का टेबल हम 6 टाइम ही रीड करेंगे, तो 3 6 टाइम 18, 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगा लें, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर ये क्या हो गया 20, तो 3 6 टाइम 18, 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर में 2 बचता जाएगा और यहाँ पे 6 6 6 इसी तरह जारी रहेगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट होता चला जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। तो इस फ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 14, 4 ओवर 5। तो 4 को अंदर लिख के 5 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो 4 को डिवाइड कर लेंगे 5 पे, तो 4 लेस देन है ना 5 से, तो पहले हम 0 पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 40, तो 5 8 टाइम 40, 40 से 40 माइनस करें तो 0 बच गया। तो वैल्यू कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो चुकी है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो स्टॉप हो चुका है, फाइनाइट डिजिट है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 15, 1 ओवर 4। तो 1 को डिवाइड कर लेंगे 4 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 1 लेस देन है 4 से, तो 0 पॉइंट पहले लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 10, तो 4 2 टाइम 8, 10 से 8 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट हम लगा चुके हैं ना, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 20, तो 4 5 टाइम 20, 20 से 20 माइनस करें तो 0 बच गया, यानी ये वैल्यू भी कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो रही है।
यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो चुके हैं। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये फ्रैक्शन फिर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 16, 7/9। तो 7 को डिवाइड कर देंगे 9 पे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग। तो 7 तो लेस देन है 9 से, तो पहला काम हम लगाएं, क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे। अब अगर हम 9 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो 72 हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम 9 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे। तो 9 7 टाइम्स 63। तो 70 से 63 माइनस करें तो 7 बच जाएगा। अब 0 यहाँ पे लगाएंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो अब ये क्या हो गया? 70। तो 9 का टेबल अगेन हम 7 टाइम ही रीड करेंगे। तो 9 7 टाइम्स 63। 70 से 63 माइनस करें तो फिर 7 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगा लें, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये फिर क्या हो गया? 70। तो 9 का टेबल अगेन हम 7 टाइम ही रीड करेंगे। तो 9 7 टाइम 63। तो 70 से 63 माइनस करें तो 7 बच जाएगा। तो ये ना खत्म होने वाले डिजिट्स होंगे, ठीक है। ये जो 7 7 है ना, ये इसी तरह 7 7 जारी रहेगा। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 17, 8/10। तो 8 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये फ्रैक्शन। तो 8 को डिवाइड करेंगे 10 पे। तो 8 लेस देन है 10 से, तो 0 पॉइंट पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया? 80। तो 10 8 टाइम 80 हो जाएगा। 80 से 80 माइनस करें तो 0 बच गया। तो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट आ चुका है, ठीक है, यानी एंड हो चुका है। तो इसे हम फिर क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या कुछ डिजिट्स के बाद जाके डिजिट स्टॉप हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसलिए इस फ्रैक्शन के बारे में हमने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 18, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 3/5। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आइए 3 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे। तो 3 लेस देन है 5 से, तो 0 पॉइंट पहले लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया? 30। तो 5 6 टाइम 30। तो 30 से 30 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या कुछ डिजिट्स जाके स्टॉप हो जाते हैं तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये फिर फ्रैक्शन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स में से हमने रैशनल और इररैशनल नंबर्स को अलग अलग करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रैशनल और इररैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये देखिए, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7/9 -5/3 0/11 28। अब ये जो 28 है ना, इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 20 के नीचे कुछ नहीं है ना, अगर नीचे कुछ ना हो ओवर में तो वहां पे 1 होता है। तो इसलिए ये जो 28 है ये भी रैशनल नंबर में ही काउंट होता है। तो ये एग्जांपल्स भी आप देख लें, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को मजीद थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं।
तो ये देखिए रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल होते हैं जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या कुछ डिजिट्स के बाद डिजिट स्टॉप हो जाते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब रिकरिंग में ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, इनको भी हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें भी हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आपको नंबर्स नजर आएंगे वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो इरैशनल नंबर्स में आते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग में तो ये होता है ना, कोई एक डिजिट या जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है वो बार बार रिपीट होता है और इसी तरह जारी रहता है। लेकिन नॉन रिकरिंग में ऐसा हरगिज नहीं होता। नॉन रिकरिंग में डिफरेंट डिजिट्स जो है ना वो जारी रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.2345678 सो ऑन, और यहाँ पे भी आप देख लें 0.0289537 सो ऑन। तो नॉन रिकरिंग में डिफरेंट डिजिट्स जो होते हैं ना वो जारी रहते हैं। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं ना सिर्फ वही इरैशनल नंबर्स होते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की समझ आ गई है तो ठीक है, अगर समझ नहीं भी आई तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा देख लेते हैं। सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे हमें 8 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें से हमने बताना है कि इनमें रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 स्क्वायर रूट 5। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इरैशनल है या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले जो बाकी पार्ट्स हैं ना इनको देख लेते हैं। तो पार्ट 2 1/7। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लिख लें रैशनल नंबर। अब आगे देख लेते हैं पार्ट 3 2.152। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो चुके हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं ना तो 2152, तो ओवर में डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने टाइम 0 लिख लें। तो ये इस नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। यानी ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी हम लिखेंगे रैशनल नंबर। अब आगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 0.818281828182 सो ऑन। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया गया है, तो ये भी रैशनल नंबर ही है, इसलिए क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो इसका पॉइंट है ना ये रिमूव कर देंगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यही जो नंबर है ना इनको आप लिख लें 8182 8182 8182 सो ऑन ओवर। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं ना उतने टाइम आप 0 लिख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी आगे सो ऑन जारी रहेंगे, ठीक है। यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होगा उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी रैशनल नंबर ही है। तो पार्ट 4 से रिलेटेड हम लिखेंगे रैशनल नंबर। अब आगे पार्ट 5 2.751। तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इससे रिलेटेड लिख लें रैशनल नंबर। आगे पार्ट 6 22/7। तो ये तो ऑलरेडी ही फ्रैक्शन में है, तो ये भी रैशनल नंबर है।
अब बाकी हमारे 3 पार्ट्स रह गए हैं। एक पार्ट 1 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5, और इसके अलावा पार्ट 7 और पार्ट 8 जो है इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब आइए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो पहले पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। तो अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। देखिए, अगर जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो आपको पता ही होगा ना कि एक जैसे दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 टाइम 4, तो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 टाइम 9, तो ये 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 टाइम 16, तो 16 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो 5 टाइम 25, तो 25 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डेसिमल पार्ट तो वो नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग से मुराद के उसके डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स जो हैं वो जारी रहेंगे। जिस तरह इर्रेशनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब ये एग्जांपल्स भी यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिजिट्स हैं जो जारी हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इसीलिए कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो इर्रेशनल में आता है। तो इससे रिलेटेड हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। अब आगे पार्ट 7 को भी देख लेते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो पार्ट 7 है स्क्वायर रूट 14, तो 14 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इस नंबर के बारे में भी हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। आगे पार्ट 18 स्क्वायर रूट 25। अब ये रैशनल नंबर है। रैशनल क्यों है, क्योंकि 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो 25 आ जाता है। यानी अगर आप स्क्वायर रूट 25 को सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5। ये देख लें, 25 को हम फैक्टराइज करेंगे ना तो ये आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5। अब 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/1, ठीक है ना। इसलिए ये जो स्क्वायर रूट 25 है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लिख लें रैशनल नंबर। बस यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट से मुतल्लिक ये याद रख लेना है कि जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर तो वो रैशनल नंबर है। अगर वो नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा आसान था क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। कि ये जो हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं ना इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। तो पार्ट 1 21/4, तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो 21/4 जो है इसको आपने होल फॉर्म में लिख लेना है। होल फॉर्म में लिखने के लिए 21 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो 4 5 टाइम 20, 21 से 20 माइनस करें तो 1 बच गया। अब इसे होल फॉर्म में लिख सकेंगे 5 होल 1/4। अब ये जो 5 होल 1/4 है ना ये 21/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है ना। तो इसलिए हम 5 होल 1/4 को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे।
तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक यहाँ पे मुनासिब सी लाइन लगा लेनी है। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस लाइन के ऊपर हम छोटी छोटी लाइन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे एक एरो इस तरफ लगा लेना है और दूसरा एरो आपने इस तरफ लगा लेना है। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पर हम छोटी छोटी लाइन ड्रा करेंगे। अब नंबर लाइन के बारे में आपको पता ही होगा कि जीरो की राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, जबकि जीरो की लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जीरो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ ज्यादा नंबर्स लिखेंगे, जबकि नेगेटिव तरफ हम कम नंबर लिखेंगे, सही है ना। क्योंकि अगर आप इस फ्रैक्शन को देखें ना, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन न लगा हो तो वो प्लस का होता है। तो जीरो की इस तरफ नेगेटिव नंबर, -1, -2, तो ये इसी तरह आगे जा रही है, ठीक है। और इस तरफ आप पॉजिटिव नंबर लिख लें, तो ये 0, ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, तो यहीं तक काफी है। अब सबसे पहले हम होल पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो होल पार्ट में क्या है, 5, तो हम पॉजिटिव की तरफ 5 नंबर्स तक चले जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इससे आगे देखें क्या है, 1/4। तो 5 और 6 के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। नीचे क्या है, 4 है ना, तो ये जो 5 और 6 के मिडल में आपको ये वाला डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, तो इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है, 1, तो आपने 1 पार्ट तक आ जाना है, ठीक है। ये 1 पार्ट यहां तक है ये। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 होल 1/4 को, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ी लाइन लगा लें। तो 5 होल 1/4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 21/4 को, ठीक है। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 21/4। तो इस तरह 21/4 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2, तो पार्ट 2 है -53/3। तो सबसे पहले हम इसको होल फॉर्म में लिखेंगे। होल फॉर्म में लिखने के लिए 53 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 3 1 टाइम 3, 5 से 3 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 3 को नीचे उतार लेंगे, अब ये क्या होगा, 23, तो 3 7 टाइम 21, तो 23 से 21 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, ठीक है। तो अब हम इसे होल फॉर्म में लिख सकेंगे। तो होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 होल 2/3। अब देखिए इसके साथ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम माइनस ही लिखेंगे। तो ये क्या है, -17 होल 2/3। तो ये इस फ्रैक्शन की होल फॉर्म आ गई। अब हम इसको इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मुनासिब सी लाइन लगाएंगे। अब लाइन हम थोड़ी लेंथ ही लगाएंगे क्योंकि नंबर बड़ा है। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पर आपने छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो पहले तो हम इस तरफ भी एरो लगा लेते हैं और इस तरफ भी एरो। अब छोटी छोटी इस पर लाइन लगा लेते हैं प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए। अब हम 0 को इस तरफ लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास नंबर ज्यादा है ना, तो इसलिए नेगेटिव तरफ जो जगह है ना वो हम ज्यादा छोड़ेंगे। तो 0 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। राइट साइड की तरफ आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह, और जीरो की जो नेगेटिव साइड होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड होती है, उस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नंबर क्या है -17। तो आपने कम से कम -18 या -19 तक चले जाना है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19। उम्मीद है आपको ये नंबर्स नजर आ रहे होंगे। तो पहले जो होल पार्ट में नंबर है इसको देख लेते हैं। तो -17, तो आपने 0 से नेगेटिव की तरफ 17 तक चले जाना है, ठीक है, -17 तक। तो ये देखिए -1 -2, तो इसी तरह आता चला जाएगा, -70 तक आपने आ जाना है। अब -70 तक आप आगे, अब आगे देखें 2/3, तो नीचे क्या है 3, यानी -17 और -18 के मिडल में ये आपको डिस्टेंस जो नजर आ रहा है ना, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। नीचे 3 है ना, इसलिए आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है 2, तो आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स छोड़कर यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ठीक है, 1 2। अब ये जो प्लेसन है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -17 होल 2/3 को। तो ये किसकी होल फॉर्म है, -53/3 की, ठीक है, यानी हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस प्लेस पे हमारे पास क्या होगा, -53/3। तो इस तरह -53/3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3, 11 का स्क्वायर रूट। तो आइए 11 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3.3 और कुछ आगे डिजिट्स और भी हैं। तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक इसका आंसर कंसीडर करेंगे, ठीक है, यानी 3.3। यानी हमने 11 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया, 3.3। अब 3.3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये हम रिमूव कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33। अब डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो 1 टाइम्स 0। तो ये 3.3 की फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब इसको होल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, सही है। तो इसके लिए 33 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो 10 3 टाइम 30, 33 से 30 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। तो होल फॉर्म क्या आ जाएगी, 3/10। अब ये जो 3/10 है ना, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमने स्क्वायर रूट 11 को रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 0, 0 की लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, -1 -2, तो ये इसी तरह आगे जा रही हैं। इस तरफ पॉजिटिव नंबर, +1 +2 +3 +4, इस तरह 5 6, ठीक है, आगे जा रही हैं। अब हम इस पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं 3/10 को। तो ये पॉजिटिव का 3/10 है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले होल पार्ट को देख लेते हैं, क्या है 3। तो हमने 0 से स्टार्ट करना है और 3 नंबर्स तक चले जाना है, ठीक है, 1 2 3। तो यहां तक तो हम आ गए, ठीक है। अब आगे फ्रैक्शन पार्ट को देख लें, क्या है 3/10। तो नीचे क्या है 10,
तो ये 3 से लेकर 4 तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसको सही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, आपने इसको सही तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अच्छा, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ऊपर क्या है 3, तो हमने 3 पार्ट्स तक चले जाना है, ठीक है, 1 2 3 यहां तक। तो इसको शो करने के लिए यहां पे एक बड़ी लाइन लगा लें। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 होल 3 ओवर 10 को। तो 3 होल 3 ओवर 10 की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 11, क्योंकि ये जो है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 11 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें स्क्वायर रूट 11। तो इसी तरह स्क्वायर रूट 11 जो है इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4, 25 ओवर 2। तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको होल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 25 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 2 1 टाइम 2, 2 से 2 माइनस करें तो 0 बच गया। 5 को नीचे उतार लेंगे, तो 2 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया। अब मजीद आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो ये अब हम इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे। तो होल फॉर्म क्या आ जाएगी, 12 होल 1 ओवर 2। अब ये जो 12 होल 1 ओवर 2 है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर लाइन पे। तो एक मुनासिब सी लाइन लगाएंगे और प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो लाइन जो है वो आपने थोड़ी क्लोज क्लोज लगा लेनी है, क्योंकि हमने थोड़े ज्यादा नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 0 को हम थोड़ा इस तरफ लिख लेंगे ताकि जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं ना वो ज्यादा यहाँ पे शो हो जाएं, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 की इस तरफ माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह आगे जारी रहेंगे। और इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर। तो ये पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो पहले हम इसके होल पार्ट जो है इसको देख लेते हैं, क्या है 12। तो आपने 0 से स्टार्ट करना है और 12 तक चले जाना है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह 12 तक आ जाना है। अब 12 तक आप आ गए, आगे क्या है 1 ओवर 2। तो नीचे 2 है, तो 12 से 30 तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है 1, तो हमने इन 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट तक आ जाना है, ठीक है, ये यहां तक। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी लाइन यहां पे लगा लें। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 वोल्ट 1 ओवर 2 को, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे हम 25 ओवर 2 लिखेंगे। तो इस तरह 25 ओवर 2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 5, -5 ओवर 7। तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात याद रख लें कि अगर ऊपर वाला नंबर लेस देन है और नीचे वाला ग्रेटर है तो इसको हम होल फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ऐसे फ्रैक्शन को हम 0 से 1 के बिटवीन रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर माइनस में है तो फिर 0 से -1 के बिटवीन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब 0 को मिड में लिख लेते हैं। 0 की राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर। अब देखिए इस फ्रैक्शन के साथ माइनस है, ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इस फ्रैक्शन को हमने 0 से -1 के बिटवीन रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है ये लेस देन है और नीचे वाला ग्रेटर है। तो नीचे क्या है 7, तो 0 से -1 के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ना, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। तो इस डिस्टेंस को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है 5, तो फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं यहां तक हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लें, इसको रिप्रेजेंट कर लें। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/7 को। तो इसी तरह -5/7 को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, स्क्वायर रूट 31। तो ये जो स्क्वायर रूट 31 है ना, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से 31 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो आप 31 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5.567764। इसी तरह ना खत्म होने वाले डिजिट्स आगे जारी रहेंगे। तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, तो इससे नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है 6। तो अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट डिजिट जो है ना ये 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये जो पिछला डिजिट है ना इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6। तो ये फिर आ जाएगा 5.6, यानी 31 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 5.6। अब ये जो 5.6 है ना इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकेंगे। तो लिखेंगे 5/6। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0। अब 56 को डिवाइड कर देंगे 10 पे। तो 10 5 टाइम 50। तो 56 से 50 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। तो लिखेंगे 5 होल 6/10। अब आइए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे 0, इस तरफ नेगेटिव नंबर और इस तरफ पॉजिटिव नंबर। अच्छा ये प्लस का 5 होल 6/10 है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम होल पार्ट को देख लेते हैं, क्या है 5। तो हम पॉजिटिव की तरफ 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक चले जाएंगे। अब आगे क्या है 6/10। तो नीचे 10 है ना, तो 5 से ये जो 6 तक डिस्टेंस है ना इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ऊपर क्या है 6, तो हमने 6 तक चले जाना है, ठीक है। जो फर्स्ट 6 पार्ट्स है ना वहां तक चले जाना है, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। तो यहां पर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो यहाँ पे 5 होल 6/10 की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 31। तो इस पॉइंट पर हमारे पास स्क्वायर रूट 31 होगा, सही है। तो यहाँ पे लिख लें स्क्वायर रूट 31। तो इस तरह स्क्वायर रूट 31 है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो
तो हर एक नंबर की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये होता है कि वो नंबर 0 से कितने डिस्टेंस पर है। मिसाल के तौर पर हम +3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो +3 है ये 0 से कितने डिस्टेंस पर है। तो 0 से 1 तक ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसे 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। तो +3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, तो साथ में यूनिट्स नहीं लिखा जाता। अब अगर हम -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसी भी देख लें। तो यहां तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स। तो -3 का 0 से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। तो -3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3। अब ये प्लस का नंबर है, ठीक है, +3, और ये नेगेटिव का नंबर है, ठीक है, -3। लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो 0 से है ना वो सेम है, तो इसलिए दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना वो भी सेम होगी। अब अगर आप +3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मैथमेटिकल शेप में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे, +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरफ भी आपने एक वर्टिकल बार ड्रा कर लेनी है और इस तरफ भी। तो +3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 +3। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो या नेगेटिव की तरफ हो। ठीक है, दोनों तरफ जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। इसी तरह आप -3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख लें -3 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 3। ये बात याद रख लें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, यानी अगर कोई पॉजिटिव का नंबर है तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही होगी, और इसी तरह अगर कोई नेगेटिव का नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो 0 से तो सेम ही है। इसी तरह आप +25 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 25 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +25 ही होगी। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 25 ही होगी। ठीक है, +25। चाहे नेगेटिव नंबर है चाहे प्लस नंबर है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ना इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 15, तो ये प्लस का 15 है। ठीक है, तो इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल तो आपको पता ही है, ये दोनों तरफ आपने वर्टिकल बार्स लगा लेनी है। ठीक है, तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 15 ही होगी, +15। ठीक है, अब आगे पार्ट 2 -21, तो -21 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +21। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव में ही होती है। आगे -36, तो -36 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, +36। इसी तरह आगे पार्ट 4 -9, तो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +9। इसी तरह आगे पार्ट 5 -100, तो -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +100। इसी तरह आगे पार्ट 6 88, तो 88 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव की 88 ही होगी। तो इसी तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे हमें हर पार्ट में 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो हर 2 नंबर्स के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है। तो यहां से हम समझ लेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो टू नंबर्स के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो उन दोनों नंबर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है ना, उसे एब्सोल्यूट डिफरेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -3 एंड 2। अगर हम -3 और 2 के बिटवीन एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं कि क्या है, तो पहले हम इसको नंबर लाइन पे समझ लेते हैं। तो एक नंबर है -3 और दूसरा है 2। अब इन दोनों नंबर्स के बिटवीन डिस्टेंस देख लें कि कितना है, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स का है। तो इसका मतलब ये है कि -3 और 2 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 5 है। अब टू नंबर्स के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हम बगैर नंबर लाइन के ही फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम -3 और 2 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो हम पहली वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे दूसरी वैल्यू को, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा। अब देख लें, पहला नंबर क्या है, -3, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 को और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगा देना है। अब ये -3 ये -2, तो ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में ही होती है। तो यही एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा -3 और 2 के बिटवीन। या आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले 2 को लिख लें और बाद में आप -3 को लिख लें, तो इससे भी कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पहले 2 को लिख लेते हैं और इसमें से माइनस कर लेते हैं -3 को, तो 2 जैसे है वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +3। तो 2 में ऐड करें 3 तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आएगी। तो नंबर्स को आगे पीछे करने से भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 ही आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस की समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा देख लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स के बिटवीन हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 -7 एंड -2। तो -7 एंड -2 के बिटवीन हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो -7 में से हम माइनस कर देंगे -2 को। अब -2 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। साथ में आपने यहाँ पे ड्रा कर लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस +2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, तो ये -7 है, ये प्लस का 2 है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना और प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो माइनस का 5 बच जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आएगी, ठीक है, पॉजिटिव का 5। तो -7 और -2 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 5 है, ठीक है, 5 यूनिट्स का। अब आगे पार्ट 2, 8 एंड -3। तो 8 और -3 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे 8 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 8 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 8 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, 11 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 ही आएगी। तो इसी तरह 8 और -3 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 11 है। अब आगे पार्ट 3 को देख लेते हैं, -5 एंड 1। तो -5 और 1 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो -5 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल। तो दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो इसी तरह -5 और 1 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 6 है। आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, 2 एंड 3। तो 2 और 3 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले 2 को लिखेंगे,
आप नंबर्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि पहले आप इसी नंबर को लिखें जो आपको पहला दिया गया है और उसमें से माइनस कर लें जो सेकंड नंबर दिया होगा, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसी तरह 2 और 3 के बिटवीन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 1 है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इनके बिटवीन एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करें, तो आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो इसी पार्ट के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 होल 1/2 kilograms पैकेट्स। तो टोटल चावल हैं 50 होल 3/4 किलोग्राम्स, जिनको 5 होल 1/2 किलोग्राम्स वाले पैकेट्स में पैक करना है। यानी हर पैकेट या एक पैकेट में 5 होल 1/2 किलोग्राम्स चावल आ सकते हैं। तो इन सारे चावलों को हमने इन पैकेट्स में पैक करना है। अब आगे देखें फाइंड। तो आगे हमें ए और बी पार्ट्स दिए गए हैं, तो दोनों को सोल्व करना है। तो पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, यानी उन टोटल चावलों से फिर कितने पैकेट्स बनेंगे, वो नंबर ऑफ पैकेट्स जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं। तो पहले इस ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, बी पार्ट को हम बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पार्ट, तो टोटल राइस कितने हैं 50 होल 3/4 किलोग्राम्स। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। 200 में हम 3 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 203 ओवर में आ जाएगा 4 किलोग्राम, ठीक है, केजी। अब आगे लिखेंगे 1 पैकेट कंटेन राइस, तो एक पैकेट में कितने चावल आ सकते हैं 5 होल 1/2 केजी। तो इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 5 टाइम 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11 ओवर में 2 ही आएगा केजी। तो हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी अगर एक पैकेट में इतने चावल आ सकते हैं तो फिर इन टोटल चावलों के कितने पैकेट्स बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल चावल हैं यानी 203/4 किलोग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने एक पैकेट में चावल आ सकते हैं, ठीक है, यानी 11/2 केजी के साथ। तो आइए इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, बाकी कटिंग नहीं हो सकती। तो 203 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 203 ही आएगा। ओवर में 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। अब 203 को हम डिवाइड कर देंगे 22 पे। अब अगर हम 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 आ जाएगा, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198। तो 203 से 198 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 50। तो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। 50 से 44 माइनस करें तो 6 बच जाएगा।
तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद आगे और डिजिट्स आते जाएंगे, लेकिन हम यहाँ तक ही आंसर कंसीडर कर लेते हैं। यानी 203 को हमने 22 पे डिवाइड किया तो क्या आया 9.2। तो ये वाला आंसर भी ठीक है 9.2 पैकेट्स। और अगर आप बुक के एंड वाला आंसर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर यूं करेंगे कि 9.2 ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 10 के, यानी तकरीबन 10 पैकेट्स। यानी अगर टोटल चावल इतने हैं और उनको 5 होल 1/2 kg वाले पैकेट्स में पैक किया जाता है तो जो पैकेट्स बनेंगे वो तकरीबन बनेंगे 10 पैकेट्स। तो 9.2 पैकेट्स वाला आंसर भी ठीक है और तकरीबन 10 पैकेट्स वाला आंसर भी ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ए पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी को देख लेते हैं। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 होल 1/2 किलोग्राम्स। तो वो कह रहा है कि अगर 8 पैकेट्स हों और हर पैकेट के अंदर 5 होल 1/2 किलोग्राम चावल हों तो बताइए टोटल कितने चावल होंगे उन 8 पैकेट्स में। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स तो पैकेट्स कितने हैं 8 पैकेट्स, ठीक है तो लिख लें 8। आगे लिखेंगे 1 पैकेट कंटेन राइस। तो एक पैकेट में कितने चावल हैं 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 5 टाइम 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11/2 kg। तो उन 8 पैकेट्स में टोटल जितने चावल होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे टोटल राइस इन 8 पैकेट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पैकेट में जितने चावल है ना यानी 11/2 kg, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो 8 पैकेट्स में जितने चावल होंगे वो फाइंड हो जाएंगे। तो कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लें। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 44 आ जाएगा। ओवर में 1 आ रहा है तो ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ जाएगा 44 kg। तो उन 8 पैकेट्स में जो टोटल चावल होंगे वो कितने होंगे 44 kg। तो इसी तरह पार्ट बी को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। तो एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने 2 कलर्स के रिबन यूज किए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 होल 2/3 मीटर्स। तो ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो है 15 होल 2/3 मीटर्स। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स है ब्लू रिबन की लेंथ का। टाइम से मुराद मल्टीप्लाई होता है, यानी हम 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्लू रिबन की लेंथ है, ठीक है इसके साथ, तो जो ग्रीन रिबन की लेंथ है ना वो आ जाएगी। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है तो इसके आगे 2 पार्ट्स हैं तो उनको हमने सोल्व करना है। तो ए पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है ना वो हमने फाइंड करनी है ए पार्ट में। अब बी पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। तो दोनों रिबन्स की जो टोटल लेंथ है ना वो भी फाइंड करनी है। तो पहले ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन तो ब्लू रिबन की हमें लेंथ दी गई है, कितनी है 15 होल 2/3 मीटर्स। तो ए पार्ट के मुताबिक हमने जो ग्रीन रिबन की लेंथ है ना वो फाइंड करनी है। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन
तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम यू कर लेते हैं ना कि ये जो ब्लू रिबन की लेंथ है ना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 315 टाइम 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47, ओवर में 3 आ जाएगा, ठीक है, साथ में मीटर। अब स्टेटमेंट के मुताबिक ग्रीन रिबन की लेंथ क्या है? तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स है ब्लू रिबन की लेंथ का, यानी हम 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्लू रिबन की लेंथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ग्रीन रिबन की लेंथ है ना वो आ जाएगी। तो किसको मल्टीप्लाई करना है? 4/5 को। 4/5 मल्टीप्लाई जो ब्लू रिबन की लेंथ है 47/3 मीटर के साथ। तो इनके आपस में कटिंग नहीं हो सकती, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 47 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 4 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 188, और में 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 15। तो ग्रीन रिबन की लेंथ हमारे पास ही आ गई 188/15 मीटर। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 188 को डिवाइड कर देंगे 15 पे, तो 15 1 टाइम 15, 18 से 15 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। 8 को नीचे उतार लेंगे, 15 2 टाइम 30, 38 से 30 माइनस करें तो 8 बच जाएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में अब आ जाएगा 12 होल 8/15 मीटर। तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो क्या है? 12 होल 8/15 मीटर। तो बुक एंड पर भी यही आंसर है। तो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। तो दोनों रिबन्स की जो टोटल लेंथ है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक और पेज का यूज कर लेता हूं, पार्ट बी। तो यहां पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन, यानी दोनों रिबन्स की जो टोटल लेंथ है ना वो कितनी है। तो इसके लिए जो ब्लू रिबन की लेंथ है ना उसको और जो ग्रीन रिबन की लेंथ है उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो उन दोनों की जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। तो पहले ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो हम लिख लेते हैं। तो ये भी ब्लू रिबन की लेंथ है और ये भी ब्लू रिबन की लेंथ है, बस इनमें फर्क कितना है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाली लेंथ है ना ये वाली हम लिखेंगे, क्या है? 47/3 मीटर। इसमें हम ऐड कर लेंगे जो ग्रीन रिबन की लेंथ है। तो ग्रीन रिबन की लेंथ अभी हमने फाइंड की है, ये 12 होल 8/15 मीटर। लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसकी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हम लिखेंगे 188/15। तो आइए इन फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ऐड करने का तरीकाकार ये होता है फ्रैक्शंस को कि जो नीचे डिनोमिनेटर्स है ना पहले इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही एलसीएम आएगा। तो वो जो एलसीएम 15 आएगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम रीड होता है, ठीक है। 3 5 टाइम 15, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 47 के साथ, आगे प्लस 15 1 टाइम 15, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 188 के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 47 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 235, प्लस 1 को 188 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 188 ही आएगा, ओवर में 15 आ जाएगा। तो 235 में ऐड करें 188 तो ये आ जाएगा 423, ओवर में 15 आ गया। अब इन दोनों की कटिंग हो सकती है 3 के टेबल के साथ ही। तो 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। तो 3 4 टाइम 12, अब 3 बच गया तो 3 1 टाइम 3, तो 141/5 आ जाएगा।
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 141 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो 5 2 टाइम 10, 14 से 10 माइनस करें तो 4 बच जाएगा, 1 को नीचे उतार लेंगे तो 5 8 टाइम 40, 41 से 40 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 28 होल 1/5 मीटर। तो दोनों रिबन्स की जो टोटल लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 28 होल 1/5 मीटर। तो बुक के एंड पर भी यही आंसर है। तो इसी तरह बी पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, if 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets, each packet contains 2.5 kg of jaggery powder। अच्छा, ये कह रहा है कि 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर है, तो इसको हमने इक्वली पैक करना है पैकेट्स के अंदर, और हर पैकेट के अंदर कितना जैगरी पाउडर आ सकता है, 2.5 kg। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, यानी ये जो टोटल जैगरी पाउडर है इससे कितने पैकेट्स बनेंगे, वो पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं। दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम नंबर ऑफ पैकेट्स जो है ये फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, टोटल जैगरी पाउडर तो टोटल जैगरी पाउडर कितना है, 230.75 kg। आगे लिखेंगे ईच पैकेट कंटेन पाउडर, तो हर पैकेट में कितना पाउडर आ सकता है, 2.5 kg। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं। यानी अगर एक पैकेट में इतना जैगरी पाउडर आ सकता है, तो इस टोटल जैगरी पाउडर से कितने पैकेट्स बनेंगे, वो नंबर ऑफ पैकेट्स जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम यूं करेंगे कि टोटल जैगरी पाउडर जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना एक पैकेट का वेट है, ठीक है, 2.5 kg पर। तो कितने पैकेट्स बनेंगे वो हमें फाइंड हो जाएंगे। तो इनको डिवाइड करने के लिए पहले इनका ये जो डेसिमल पॉइंट है ना ये हमें रिमूव करना होगा। तो इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, तो ओवर में डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0 डिवाइड, इसका भी डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम्स 0। अब पहले वाला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो 10 1 टाइम 10, 10 10 टाइम 100, तो 25 और इस नंबर की भी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 5 5 टाइम 25, 5 4 टाइम 20, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 0 के साथ मिल जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 6 टाइम 30। अब आगे 7 है तो 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4615, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये 50 आ जाएगा। अब फिर 50 और 4615 की कटिंग हो सकती है 5 के टेबल के साथ ही, तो ये इनकी कटिंग पहले कर लेते हैं। तो 5 10 टाइम 50, 5 9 टाइम 45, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 के साथ मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे फिर 1 बच गया, 1 5 के साथ मिल जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 5 3 टाइम
15। तो ऊपर क्या आ रहा है 923 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अब 923 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो 10 9 टाइम 90, 92 से 90 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 3 को नीचे उतार लेंगे तो 10 2 टाइम 20, 23 से 20 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, तो पहले यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 30, तो 10 3 टाइम 30, 30 से 30 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 923 को हमने डिवाइड किया 10 पे, तुम्हारे पास क्या आया 92.3। असल में हमने क्या करना था कि हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने थे, सही है ये। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो टोटल पाउडर था उसको हमने डिवाइड किया जितना एक पैकेट का वेट है। तो ये डिवाइड का प्रोसेस हमने जारी रखा, तुम्हारे पास क्या आया 92.3। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। अब बुक के एंड पर जो आंसर है वो पूरा 93 है। तो अगर आप बुक के एंड वाला आंसर लाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे कि 92.3 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 93 के, यानी तकरीबन 93 पैकेट्स। 92.3 पैकेट्स जो हैं ये भी करेक्ट आंसर है, तकरीबन 93 पैकेट्स जो हैं ये भी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अगले हिस्से में हमसे क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो अगला पार्ट है ना, इसको हम देख लेते हैं कि इससे हमें क्या पूछा जा रहा है। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kg। अब वो कह रहा है कि 15 पैकेट्स हैं और हर पैकेट के अंदर कितना जैगरी पाउडर है 2.5 kg। तो ये बताइए कि उन 15 पैकेट्स में टोटल कितना जैगरी पाउडर होगा। तो आसान है, जितना एक पैकेट में जैगरी पाउडर है ना यानी 2.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 15 पैकेट्स के अंदर कितना जैगरी पाउडर होगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, तो पैकेट्स कितने हैं 15। आगे लिखेंगे ईच पैकेट कंटेन पाउडर, तो हर पैकेट के अंदर कितना पाउडर है 2.5 kg। तो हमने फाइंड करना है कि उन 15 पैकेट्स के अंदर टोटल कितना पाउडर होगा। तो लिखेंगे टोटल जैगरी पाउडर इन 15 पैकेट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पैकेट में जितना जैगरी पाउडर है, ठीक है 2.5 kg, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 15 पैकेट्स के अंदर टोटल कितना जैगरी पाउडर होगा। तो आइए 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 के साथ। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 1 5 टाइम 5, 1 2 टाइम 2, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तुम्हारे पास क्या आया 37.5। साथ में लिख लेंगे केजी यानी किलोग्राम। तो उन 15 पैकेट्स में टोटल जैगरी पाउडर जो आएगा वो कितना होगा 37.5 kg। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अगले पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। तो जीशान जो है उसके पास टोटल जो पेट्रोल है वो कितना है, 137.5 लीटर्स। तो वो इन्हें बॉटल्स में फिल करना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ। तो बॉटल्स की तादाद फाइंड करें अगर ए पार्ट को देख लें। द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर्स। तो हर बोतल की कैपेसिटी अगर 5.5 लीटर्स है, यानी हर बोतल में अगर 5.5 लीटर्स जो पेट्रोल है वो भरा जा सकता है, तो बोतल्स की जो तादाद है वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी बोतलें भरी जाएंगी। अब साथ में बी पार्ट को देख लें। द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर्स। अब पार्ट बी में जो बॉटल की कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है, यानी बोतल थोड़ी बड़ी हो गई है। तो पार्ट बी में वो कह रहा है कि अगर बॉटल की कैपेसिटी 6.25 लीटर्स है तो बताइए फिर नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगी। तो पहले ए और बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और सी पार्ट को हम बाद में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे टोटल पेट्रोल तो जीशान के पास टोटल पेट्रोल कितना है, 137.5 लीटर। आगे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉटल। तो पार्ट ए में हमें बॉटल की कैपेसिटी क्या दी गई है, 5.5 लीटर। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमने फाइंड करनी है। यानी अगर एक बोतल में इतने लीटर पेट्रोल आ सकता है तो ये जो टोटल पेट्रोल है इससे कितनी बोतलें भरी जाएंगी। तो वेरी सिंपल, टोटल पेट्रोल जो है 137.5 लीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी हर बोतल की कैपेसिटी है, ठीक है, 5.5 लीटर पर। तो हमें नंबर ऑफ बॉटल जो है वो फाइंड हो जाएंगी। तो इनको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो इनका डेसिमल पॉइंट है ये रिमूव किया जाता है। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम्स 0 डिवाइड, इसका भी डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम्स 0। अब पहले वाला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे। डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 10 10 के साथ कैंसिल। अब 55 और इस नंबर की 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 5 11 टाइम 55, 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 7 के साथ मिल जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो 5 7 टाइम 35। अब यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25। तो ऊपर क्या आ रहा है, 275 और नीचे क्या आ गया, 11। अब यहां पर भी आप दोनों की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप यूं भी कर सकते हैं कि 275 को डिवाइड कर दें 11 पे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब 11 का टेबल 2 टाइम रीड होगा, 11 2 टाइम 22। तो 27 से 22 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। 5 को नीचे उतार लेंगे, 11 5 टाइम 55। 55 से 55 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 275 को हमने 11 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे पास क्या आ गई, 25 बॉटल्स। यानी अगर एक बॉटल की कैपेसिटी 5.5 लीटर है तो उस टोटल पेट्रोल से जो बोतलें भरी जाएंगी वो नंबर ऑफ बॉटल्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 25 बॉटल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में हमने यही फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट को भी हमने सॉल्व करना है। द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर्स। अब वो कह रहा है कि अगर हर बॉटल की कैपेसिटी 6.25 लीटर्स है तो अब नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगी। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं पार्ट बी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, तो पहले लिखेंगे टोटल पेट्रोल। तो टोटल पेट्रोल कितना है 137.5 लीटर। अब लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉटल। तो पार्ट बी में हमें बॉटल की कैपेसिटी क्या दी गई है 6.25 लीटर। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमने फाइंड करनी है। तो यहां पे भी हम यूं ही करेंगे कि जो टोटल पेट्रोल है 137.5 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे जो बोतल की कैपेसिटी है 6.25 लीटर। तो नंबर ऑफ बोतल जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है ये रिमूव होगा। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 टाइम 0 डिवाइड, इसका भी डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम 0। अब पहले वाला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे। डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 ऊपर चला जाएगा और 625 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें। तो 10 1 टाइम 10, 10 10 टाइम 100। अब इन दोनों नंबर्स की भी 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 5 1 टाइम 5, तो 1 बच गए, यहाँ पे 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 बच जाएगा तो 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 7 के साथ मिल जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो 5 7 टाइम 35, अब 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अब ये जो 125 है इसकी कटिंग इस 10 के साथ भी हो सकती है या फिर इस नंबर के साथ भी हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ मर्जी आप कर लें। तो चलिए हम 10 और 125 की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25, 5 2 टाइम 10। आप मजीद भी कटिंग कर सकते हैं, बहरहाल यहीं तक काफी है, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 275 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। तो जब आप 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 550। ओवर में क्या आ जाएगा, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर इनकी कटिंग हो सकती है, बहरहाल अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, आप 550 को डिवाइड कर दें 25 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो भी करेक्ट ही होगा। तो 550 को डिवाइड कर देंगे 25 पे, तो 25 2 टाइम 50, तो 55 से 50 माइनस किया तो 5 बच गया, 0 को नीचे उतार लेंगे। 25 2 टाइम 50, 50 से 50 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 550 को 25 पे डिवाइड किया तो क्या आया 22। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे पास क्या आ गई 22 बॉटल्स। यानी अगर हर बॉटल या एक बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 6.25 लीटर हो तो उस टोटल पेट्रोल से जो बोतलें भरी जाएंगी वो नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगी 22 बॉटल्स। तो बी पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, also tell how much petrol will be there in 18 bottles of capacity 6.25 liters each।
अब वो कह रहा है कि अगर हर बॉटल या एक बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 6.25 लीटर्स है तो 18 बॉटल्स में टोटल कितना पेट्रोल आएगा। तो बहुत ही आसान है, जितनी एक बॉटल की कैपेसिटी है ना 6.25 लीटर्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 18 बॉटल्स में टोटल कितना पेट्रोल आएगा। तो आइए पार्ट सी को भी सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी, तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स, तो बॉटल्स की तादाद कितनी है 18। आगे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉटल, तो हर बॉटल या एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 6.25 लीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि उन 18 बॉटल्स में फिर कितना टोटल पेट्रोल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेट्रोल इन 18 बॉटल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक बॉटल की जो कैपेसिटी है यानी 6.25 लीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि उन 18 बॉटल्स में टोटल कितना पेट्रोल आएगा। तो आइए 6.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 के साथ, तो इसको हम रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 85 टाइम 40, तो 40 का 0 यहाँ पे और 4 कैरी। 82 टाइम 16, 16 में 4 ऐड किया तो 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 86 टाइम 48, 48 में 2 ऐड किया तो 50। 15 टाइम 5, 12 टाइम 2, 16 टाइम 6। अब इनको ऐड कर ले नंबर्स को, तो 0 आ जाएगा, 5, 2, 6 और 5 11। अब राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट है, तो यहां से भी हम राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यानी 6.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, तो क्या आया 112.50। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर एक बॉटल की कैपेसिटी 6.25 लीटर है तो उन 18 बॉटल्स में जो टोटल पेट्रोल आएगा वो कितना होगा 112.5 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास 8 की पहली वीडियो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।